नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की मांग। सुरक्षा परिषद में भारत का दावा किया पुख्ता। फ्रांसीसी कंपनियों को निवेश का दिया न्योता। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी, 5% की दर से विकास। मैन्युफैक्चरिंग और खनन क्षेत्र में बेहतर नतीजे। न्यूनतम मासिक पेंशन योजना बंद करने का विरोध। मजदूर संघों का सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। 35 लाख पेंशनर पर पड़ेगा असर। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधता को चुनौती। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। किसान संगठनों का सत्ता का बेजा इस्तेमाल का आरोप। चित्तूर एनकाउंटर में फंसे पुलिसकर्मी। हैदराबाद हाई कोर्ट का हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश। तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन तेज। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की धरती से संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की मांग की है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली फ्रांस यात्रा है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस की कंपनियों को मेक इन इंडिया मिशन के मौके का लाभ उठाने का न्योता भी दिया। गुरुवार देर रात पेरिस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में भाषण देने पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने संगठन यूनेस्को के मंच से प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य संगठनों में बदलाव की भारत की पुरानी मांग को जोर शोर से उठाया। फ्रांस सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करने वाले सबसे पहले देशों में शामिल है। This milestone reminds us of a fundamental achievement of our age for the first time in human history. We have an organization for the entire world, the United Nations. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को में योग पर आधारित एक वेबसाइट का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र के 70वें स्थापना दिवस पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों और तकनीक को बल प्रदान किया जाना चाहिए। पेरिस में इस साल जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें भारत पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की घोषणा करने का दबाव है। Climate change is a pressing global challenge and it calls for a collective human action and a comprehensive response. We must draw upon our entire wealth of wisdom, the strength of every institution, all possibilities of innovation and the power of science. प्रधानमंत्री का इशारा परमाणु ऊर्जा से जुड़ी अड़चनें दूर करने की तरफ था। फ्रांस एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी घरेलू ऊर्जा का लगभग 70% परमाणु ऊर्जा से पूरा होता है। प्रधानमंत्री की इच्छा इस मामले में फ्रांस की परमाणु ऊर्जा कंपनी अविवा से न्यूनतम शर्तों पर निर्माण में सहयोग लेने की है। यूनेस्को में संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में बुनियादी ढांचे और रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियों के सीईओ से बातचीत की। India and France are strategic partners, so the discussions between Prime Minister and President Hollande tomorrow will focus on areas of strategic cooperation, which include defense, they include nuclear, and when two leaders of two important countries meet, they will also discuss issues such as which create problems for the rest of the world, including terrorism. They will discuss international issues, including Security Council reform and various regional issues of interest to India and to France. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार रात पेरिस पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की तरफ से दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। फ्रांस दुनिया के सबसे विकसित औद्योगिक देशों में एक है और भारत इसका पूरा लाभ उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका के बाद सुरक्षा परिषद के दूसरे अस्थायी सदस्य देश की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां से उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि सुरक्षा परिषद दुनिया की वर्तमान हकीकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकसित राष्ट्रों को तकनीक के मामले में अपने हाथ खोलने चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए
कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट राजीव डोगा साहब हैं। राजीव, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से आज पहले दिन मैं कहूं नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात की है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वहां पर उसके ढांचे को बदलाव को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं, और फ्रांस में जाकर और वहां पर जिस तरीके के ढांचे को पुनर्गठित करने की बात या मांग मैं कहूं एक तरीके से भारत की ओर से है, कितना समर्थन वहां से आपको दिखता है, मिलता? देखिए, ये तो जरूरी है कि जहां हो सके भारत का बदलता रूप और भारत की महत्वपूर्णता दुनिया में ये तो जतलानी चाहिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि इट्स ओनली द व्हील व्हिच क्रीक्स दैट गेट्स द मैक्सिमम अटेंशन। तो अगर हम चुप रहेंगे तो दुनिया को हमारा जो नेचुरल क्लेम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो हमने 1950 के करीब गवाया था, वो दोबारा भी गवाया जा सकता है। तो ये तो ठीक बात की। दूसरे और भी कई पहलू हैं ये फ्रांस के विजिट के। पहला तो ये है कि देखिए, एक यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसका हमेशा दुनिया के बारे में रुख अमेरिका से कुछ अलग रहा है, और फ्रांस का स्पेशली। और हमारे लिए फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोल्ड वॉर के बाद सबसे पहला महत्वपूर्ण देश था कि जिसको हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था। सो इसका मतलब ये है कि चाहे उतनी ज्यादा प्रोमिनेंस ना हो जैसे अमेरिका की है या रशिया की है या पाकिस्तान की इन अ डिफरेंट वे हमारे रिलेशनशिप में, पर फ्रांस, इटली, जर्मनी, उनकी अपनी महत्वपूर्णता है, और वो महत्वपूर्णता अमेरिका से अलग हटकर है, और इसीलिए इन रिश्तों पे भी हमको जोर देना चाहिए। राजीव साहब, कुछ जानकार ये मानते हैं कि पहले के कुछ वर्षों में, यानी कि पिछले में अगर 2 दशक की बात करूं, वहां पर भारत ने विदेशों के लिहाज से विदेशी नीति में अगर कहें तो जो कैटेगरी 1 है अमेरिका और चीन जैसे देश, और कैटेगरी 3 मैं कहूं कि जो छोटे देश हैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस किया, लेकिन कैटेगरी 2 जहां पर फ्रांस, जर्मनी जैसे देश हैं वहां पर उतना फोकस नहीं दिया गया। क्या ऐसा लगता है कि अब यहां बदलाव दिख रहा है इस नई सरकार की इस रुख में, ये जो कैटेगरी 2 है वहां पर भी फोकस दिख रहा है पहली बार? देखिए, ये तो बहुत जल्द है ये कहना कि एकदम फोकस बदल गया और एकदम फोकस ये रहेगा। आखिरकार फ्रांस, जर्मनी और इटली वगैरह जो महत्वपूर्ण देश हैं यूरोप के, उन सब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रही है, और एनुअल नहीं तो 2 साल के बाद समिट रही है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं था। पहले ध्यान जरूर था, बातचीत भी होती रहती थी, मुलाकात भी होती रहती थी, पर कितना वो ट्रांसलेट हुआ है हमारे बेनिफिट के लिए वो देखने की बात अलग है। क्योंकि फ्रांस को ऑर्डर्स मिलते रहे डिफेंस के, जर्मनी को ऑर्डर्स मिलते रहे, इटली को मिलते रहे, दूसरे कंट्रीज को मिलते रहे, पर हमको इंडस्ट्री में या हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई मीनिंगफुल इजाफा हुआ या हमारे यहाँ एफडीआई बहुत ज्यादा बढ़ी इन देशों से, वो कहना मुश्किल है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी तवज्जो जितना हम अमेरिका और चाइना की तरफ कर रहे हैं या पाकिस्तान की तरफ कर रहे हैं या छोटे देशों की तरफ जो हमारे करीब हैं कर रहे हैं, शायद उतनी नहीं तो उसके करीब जरूर इन देशों को भी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी आवाज है दुनिया में और इनका भी महत्व है दुनिया में। तो डोगरा साहब, आपकी नजर में अगर मैं इस पूरे दौरे को कहूं, फ्रांस दौरे में, क्या वो महत्वपूर्ण सेक्टर्स होंगे या क्या वो महत्वपूर्ण समझौते हैं जिन पर आपकी नजर में वो सबसे ज्यादा अहमियत है और जिन पर हम शायद करीब खड़े हैं इस वक्त? मेरे को ये लगता है कि जो जैसे चर्चा हो रही है मीडिया में, हो सकता है लड़ाकू विमान जो राफेल है और जिनकी हमें जरूरत है, लड़ाकू विमानों की, चाहे राफेल हो या कोई भी हो, लड़ाकू विमान की भारतीय एयरफोर्स को जरूरत है। तो हो सकता है इसके बारे में कोई समझौता हो ताकि जल्द ही जल्द जो भारतीय वायुसेना की कमियां हैं इस डायरेक्शन में वो पूरी हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण समझौता होगा अगर दोनों देश इसमें सहमत हो पाए और दोनों देशों के हित में हो। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर
कोऑपरेशन में फ्रांस का हमेशा हमारे साथ अच्छा हित रहा है। और फ्रांस, जैसे आपने कहा अपनी टिप्पणी में, 70% न्यूक्लियर पावर पे डिपेंडेंट है। बाकी अमेरिका वगैरह तो नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना न्यूक्लियर पावर में, फ्रांस का कॉन्टिन्यूअस है। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा अगर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है जैटपुर में 2010 से, वो अगर जल्दी कंप्लीट हो जाए ऐसी टर्म्स पे जो हमको मंजूर है, तो ये दो अगर सेक्टर्स में बातचीत कुछ कॉन्क्रीट हो पाए तो मेरे को ये लगता है कि एक स्टेप अच्छी डायरेक्शन में होगा। पर दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये यूनिडायरेक्शनल बातें नहीं होनी चाहिए, उस तरफ से भी जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ मीनिंगफुल होनी चाहिए। जी राजीव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस पूरी यात्रा पर बातचीत करने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। फ्रांस में प्रधानमंत्री यूनेस्को को किया संबोधित। राष्ट्रपति के साथ नाव पर चर्चा, समझौतों पर बातचीत। देखिए देश देशांतर। पेरिस में प्रधानमंत्री आज रात 8:30 बजे। भारत के सख्त एतराज के बावजूद मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी जकीर रहमान लखवी जेल से रिहा हो चुका है। भारत ने इसे आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान का ढीला रवैया करार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। फ्रांस ने भी लखवी की रिहाई की निंदा करते हुए दुनिया के लिए इसे चिंताजनक बताया। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी शुक्रवार को रावलपिंडी जेल से रिहा हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने लोक व्यवस्था कानून के तहत उसे हिरासत में रखने का पाकिस्तान सरकार का फैसला रद्द कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर निराशा जताई है। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, अच्छे हों, पड़ोसी देश है, दोस्ताना रिश्ते उसके साथ हों। लेकिन जो कुछ भी हाल फिलहाल हुआ है लखवी के मामले में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निराशाजनक है। दूसरे राजनीतिक दलों ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता और गंभीरता नहीं रहती। पाकिस्तान ने जो आश्वासन दिए थे उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या करेंगे, कोर्ट ने छोड़ा है वहां के। और हमने बार बार पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था जब लखवी को 2 बार छोड़ा, तो पार्लियामेंट शुरू थी और पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा था कि लखवी ऐसा खतरनाक मुजरिम है कि वो 26/11 का जो मुंबई पे हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड रहा। मुंबई आतंकी हमले में सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इसे पाकिस्तान सरकार की नाकामी बताया है। ये बात साफ बताती है कि पाकिस्तान का पितल पूरी तरह से लखवी को बचाने की कोशिश में था। भारत पहले भी पाकिस्तान से कह चुका है कि वो सुनिश्चित करे कि मुंबई हमले के दोषियों को सजा मिले और वो जेल से बाहर न आ सकें। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जकीर रहमान लखवी को दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। उसे 2009 में 26/11 मुंबई हमले में 6 दूसरे लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान की जांच एजेंसियों की ओर से उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए जाने के कारण उसे जेल से रिहा करना पड़ा। इससे पहले भी पाकिस्तान की कोर्ट ने 2 बार लखवी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को लेकर बीजेपी और पीडीपी के बीच टकराव के आसार हैं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मुख्यमंत्री सईद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं घाटी में अलगाववादियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग बस्ती के विरोध की सुर तेज कर दी है। उस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अलग बस्ती को लेकर केंद्र सरकार की योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी से जुड़ी ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें जम्मू में मौजूद ये कश्मीरी पंडित मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सईद अब अपने बदले रुख पर कायम है और उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों को अलग बस्ती की जगह घाटी की मिली-जुली आबादी में बसाया जाएगा। अगर हम अपनी मिली-जुली तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि उनको वापस लाएं। वापस लाने के लिए एक माहौल शोर से नहीं बनेगा, तो
इसको हमने कनेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन विरोध की ये दूसरी तस्वीर है। राज्य के अलगाववादी नेताओं ने श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों की वापसी के मामले पर विरोध किया। उनका कहना है कि घाटी में अलग बस्ती बसाने नहीं दी जाएगी। ये हमारा मुश्तरका फैसला है, हम यहाँ कॉलोनी बनने नहीं देंगे, हम कॉलोनी में जाना नहीं चाहते हैं। हमारी ये मुश्तरका आवाज है, हम संग संग जिएंगे, संग संग मरेंगे। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य विपक्षी दल भी अलगाववादियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को बसाने की योजना में कोई बदलाव नहीं है। उनके पुनर्वास के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मैं मानता हूं हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जहां पर कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भरपूर सुरक्षा मुहैया कराने की भी हमारी प्रतिबद्धता है। दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 7 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बसाने पर सहमति जताई थी, लेकिन अगले ही दिन वो अपने बयान से पलट गए। लेकिन बीजेपी के लिए ये मुद्दा शुरुआत से ही अहम रहा है, इसलिए पीडीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसे शामिल किया गया था। 90 के दशक में आतंकवाद बढ़ने के बाद लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के जंगलों में मारे गए 20 कथित चंदन तस्करों के मामले में पुलिसकर्मी शक के घेरे में है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कुछ एनजीओ की ओर से दायर याचिका में इस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था। इस बीच तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी चित्तूर के शेषाचलम के जंगलों में हुई मुठभेड़ पर सवाल उठा दिए हैं। एनजीओ की याचिका पर कोर्ट ने सवाल किया है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। अदालत ने सोमवार तक राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी भी तलब की है। The court meanwhile also said that why don't you the victims will lodge a complaint before the police so that we can direct them to register the case under 302 IPC. That is how the arguments had taken place, and certainly the victims will definitely, on behalf of victims, definitely there will be a criminal case will be filed. हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार अपने रुख पर कायम है और उसने मारे गए लोगों को चंदन तस्कर बताया है। उधर मानवाधिकार आयोग के साथ केंद्र सरकार ने इस घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और मामले की पूरी जांच का आश्वासन दिया है। There was an encounter in Chittoor. Both the governments are ordering inquiry. Let us wait for that. And I don't know. I have no sympathy as far as the terrorists are concerned. I know much about Hyderabad and background of this recent encounter also. But I am not giving a final judgment because the local government is going to order an inquiry. चित्तूर की घटना में मारे गए कई लोग पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले थे, इसीलिए वहां इस घटना को लेकर विरोध तेज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन पन्नीरसेल्वम ने भी आंध्र प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। चेन्नई हाई कोर्ट ने भी मारे गए 6 लोगों के अंतिम संस्कार पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधता से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। किसान संगठनों ने अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अनुच्छेद 123 के तहत बार-बार अध्यादेश जारी करने के बेजा इस्तेमाल को लेकर सवाल किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार के दोबारा अध्यादेश जारी करने को किसान संगठनों ने असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। किसान संगठनों की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अगुवाई वाली पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी। किसान संगठनों की दलील है कि बार-बार अध्यादेश जारी करना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से परे है। याचिका में कहा गया है कि इससे कार्यपालिका विधायिका की कानून बनाने की शक्तियां छीनने की कोशिश कर रही है। किसान संगठनों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करार दिया है। इसका हम विरोध करेंगे। इसको लाना और जिस तरीके से ये संशोधन लाए हैं वो किसान के खिलाफ हैं। हमारी खाद्य सुरक्षा देश की उसको खतरे में डालते हैं। हालांकि सरकार बार बार दोहरा रही है कि 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव से किसानों का ही फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी दलों से इसका विरोध छोड़ने की अपील की है। I am confident this will be approved by the parliament. I am only appealing to political parties, please do not oppose it for the sake of opposition. This is a pro-farmer bill. This is a pro-poor bill. भूमि अधिग्रहण विधेयक को लोकसभा से बजट सत्र के पहले हिस्से में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन संख्या बल कम होने से इसे राज्यसभा से पारित कराने में सरकार को मुश्किलें आ रही हैं। कांग्रेस समेत
ज्यादातर विपक्षी दल बिल के खिलाफ हैं। किसान संगठनों के साथ विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा ऐतराज बिल में किसानों की सहमति और सामाजिक आकलन के प्रभाव जैसे प्रावधानों को हटाने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर सुधार के संकेत हैं। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में बीते कुछ महीनों में सबसे बड़ी ग्रोथ दिखाई दी है। फरवरी में आईआईपी वृद्धि दर 5% रही, जो जनवरी में सिर्फ 2.8% थी। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में औद्योगिक उत्पादन 5% की दर से बढ़ा। जनवरी में आईआईपी वृद्धि दर सिर्फ 2.8% थी। औद्योगिक उत्पादन को सबसे ज्यादा सहारा मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर से मिला है। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी 5.2% की दर से बढ़ा है। खनन क्षेत्र और बिजली उत्पादन में हुई बढ़ोतरी इस तेजी में सहायक रहे हैं। जानकार इसे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के लिए उत्साहजनक संकेत मान रहे हैं। काफ़ी इनकरेजिंग लगता है ये आईआईपी डेटा देखने में, और इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी इंडस्ट्री को भी इसका अच्छा बेनिफिट दिख रहा है, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया है इस बार इस डेटा में। औद्योगिक विकास दर में पिछले 9 महीने में ये सबसे बड़ी उछाल रही है, जिसे सरकार के लिए उत्साहजनक माना जा सकता है। गुरुवार को एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की रेटिंग में सुधार किया था। हालांकि उद्योग जगत का मानना है कि निवेश में तेजी लाने की जरूरत है। जो इन्वेस्टमेंट है पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं है, और ऐसी स्थिति के अंदर में सरकार को बहुत शीघ्र आकलन करना होगा कि एक वर्ष में जबकि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड बना है तो क्यों नहीं आया। औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से उत्पादन में भले ही तेजी देखने को मिली है, लेकिन हाल ही की बेमौसम बारिश के बाद कृषि अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी ने जन लोकपाल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल के गठन की पुरजोर वकालत की थी, लेकिन दिल्ली में पार्टी की सरकार बनने के बावजूद लोकायुक्त का पद अभी तक खाली है। ये पद पिछले 2 वर्षों से खाली है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे लेकर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने उपराज्यपाल नजीब जंग से इसकी शिकायत की है। चाहे वो जितेंद्र सिंह तोमर हो मंत्री, चाहे वो असीम अहमद खान हो या और उनके कई विधायक, और चूंकि लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए नहीं की जा रही कि आम आदमी पार्टी के 67 विधायकों में से कम 1 दर्जन विधायकों पर सीधे मामले दर्ज होंगे, तो इसलिए इस पूरे मामले को डिले किया जा रहा है। मेरे ख्याल से 2-4-10 दिन पहले उन्होंने हेल्पलाइन भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लॉन्च करी है, और वहीं खुद के भ्रष्टाचार जो लोग मंत्री हैं, जो लोग शासन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की खोज के लिए जो लोकायुक्त की जरूरत है, वो पद अभी तक खाली है। और अंतर्राष्ट्रीय खबर, पाकिस्तान यमन में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान की संसद ने यमन की लड़ाई से अलग रहने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी संसद ने आम सहमति से संकल्प पारित किया। यमन में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी देश सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैनिक सहयोग की मांग की थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैनिक, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की मांग की थी। यमन युद्ध से अलग रहने के फैसले से पहले इस मसले पर पाकिस्तानी संसद में 4 दिन तक बहस चली। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना है, लेकिन चलते चलते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। इनकम टैक्स से जुड़े मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनकी कंपनी के 3 निदेशकों के खिलाफ निचली अदालत की ओर से जारी वारंट पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 मई को निचली अदालत में सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। उन पर 2013-14 वित्तीय वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं करने के आरोप हैं। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन के प्लॉट से AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बरामद हथियार उत्तराखंड पुलिस से लूटे गए थे। वहीं रामवीर शौकीन ने इसे साजिश करार दिया है। डीएमके ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर मुठभेड़ में मारे गए तमिलनाडु के लोगों के परिजनों को मदद का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं। 7 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पुलिस ने 20 चंदन तस्करों को मारने का दावा किया था, जिसमें ज्यादातर लोग तमिलनाडु के हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक बस के पलट जाने से 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 30 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा देवान दिघी इलाके में हुआ। उस वक्त बस में करीब 70 यात्री सवार थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल का आज श्रीनगर में निधन हो गया। रसूल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अलावा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 1996 में उत्तरी कश्मीर के बारामूला से वो लोकसभा के लिए चुने गए थे। रसूल के निधन पर विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक जताया है।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बने नए सचिवालय भवन में आज आग लग गई। करीब 20 दमकल गाड़ियों को भवन के 7वीं मंजिल पर लगी आग को काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।